हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज के वीडियो में हम क्लास 10th की जो सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, संसाधन एवं विकास, उसको हम मक्खनी तरीके से समझेंगे। आप बस सुनते जाइए, आपको सुनते ही सारा दिमाग में फिटफुक करवा दूंगा। और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के आते, बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करना। देखो आपके चैप्टर का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। तो पहला जो वर्ड है संसाधन, ठीक है, वो क्या है? संसाधन का मतलब जो भी आपके पास जरूर, अगर आप इस एक स्कूल बॉय हो तो आपके लिए जरूरी संसाधन क्या है? आपकी किताबें, आपकी पुस्तकें, आपके नोटबुक, आपकी पेन पेंसिल, ठीक है, मेज, कमरा, टेबल, कुर्सी, ये सब हमारे लिए संसाधन है। तो संसाधन की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है? वो होती है हमारे पर्यावरण में, पर्यावरण की बात करनी है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, जिसे बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी, है ना। अब देखो ये हिंदी वर्ड आपको समझ में नहीं आया, लेकिन जिसे मैं टेक्नोलॉजी बोला आप समझ गए। इसीलिए मैंने कुछ कुछ वर्ड अंग्रेजी में रखे हैं ताकि आपको फट से कैच कर पाए। ठीक है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है जो आर्थिक रूप से संभाव्य, संभाव्य का मतलब इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब जिससे हम आसानी के साथ खरीद सके, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, कल्चरल रूप में उसको एक्सेप्ट किया जा सके, उसे हम क्या कहते हैं? एक संसाधन कहते हैं। तो संसाधन एक प्राकृतिक संसाधन है जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है, जिनको बनाने के लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध हो और आर्थिक रूप से सस्ते हो, और जो सांस्कृतिक रूप से लोगों को जरूरतों को लोगों में पूरी हो सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहां तक नहीं होगी? ठीक, तो अब हम कुछ वर्ड सोचेंगे। मैंने चित्र भी रखे, एनिमेशन भी रखा है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे, सीखोगे, तो इसकी पीडीएफ में आपको फ्री में दूंगा। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको फ्री में दूंगा। तो सबसे पहले सोचिए, प्रकृति, प्रौद्योगिकी और मानव, ये सब मिलकर संसाधनों का उपयोग करते हैं। मानव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए संस्थाओं का निर्माण करते हैं। देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जैसे झारखंड है, ठीक है, झारखंड में माइनिंग का काम बहुत चलता है, क्योंकि प्रकृति के नीचे भूतल में जो अलग अलग प्रकार के सोना, चांदी, है ना, निकिल, कोबाल्ट, ये सब निकाले जा रहे हैं। ठीक है, तो वो संसाधन है। जैसे लोहा, लोहा से क्या होता है? जैसे स्टील है, ये सब ऐसे थोड़ी ना लटके हवा में, ये सब प्रकृति में, भूतल में है, उसको माइनिंग किया जाता है ना। खनिज, और पढ़ा है ना आपने, खनिज वगैरह, तो वो खनिज निकाले जाते हैं, उनको फिर फिल्टर किया जाता है, फिर बनाया जाते हैं, फिर उपयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, बहुत से लोग सोचते हैं कि संसाधन प्रकृति के मुफ्त उपहार है। कई लोग सोचते हैं कि जो संसाधन हमारे पास है ना, वो प्रकृति ने हमें गिफ्ट में दिया है, फ्री में मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं का ही परिणाम है। अगर देखो, जो लोहा है, जो निकिल है, कोबाल्ट है, ये सब तो जमीन के अंदर है ना, उनके साथ मिले हुए हैं। हम निकालते हैं, उनको फिर फिल्टर करते हैं, उनको फिर उपयोग हेतु उसको बनाते हैं, तब जाके हम उसको उपभोग कर पाते हैं। ठीक है, मानव स्वयं भी संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में बदलते हैं और उन्हें इस्तेमाल करते हैं। जो कि मैंने बोला आपको, वही चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, संसाधनों का वर्गीकरण, ठीक है, जो संसाधन है उनको हम किस तरीके से बांट पाओगे और कैसे पहचान पाओगे, आइए जानते हैं। देखो, संसाधन अगर मैं बात करूं तो संसाधन कई प्रकार के, एक तो प्राकृतिक संसाधन है, ठीक, और एक मानवीय संसाधन है। अगर मानव ने जो संसाधन बनाए उनकी अगर हम बात करें तो संरचनाएं एवं संस्थाएं और मात्रा एवं गुणवत्ता चेक करने के लिए ये मानवीय संस्थाएं। जो प्राकृतिक संसाधन है वो दो प्रकार की है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। नवीकरणीय योग्य संसाधन, अनवीकरणीय योग्य संसाधन। नवीकरणीय योग्य मतलब ऐसे संसाधन जिनका आप बार बार उपयोग कर पाओ। अनवीकरणीय योग्य मतलब एक बार उपयोग कर लिया तो उसका काम खत्म। ठीक है, इसमें भी कई प्रकार है। नवीकरणीय में आ जाता है सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ये सतत है, चलती रहेंगी। ठीक है, और जैव में अगर आ जाओ, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव, जो ये हमारे जंगल है, ये भी हमारे लिए संसाधन है। जंगलों से हमें क्या मिलता है?
लकड़ी मिलती है जलाने के लिए, ठीक है, औषधियां मिलती हैं, कई सारी चीजें, जीव जंतु मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। उसके बाद अनवीकरण में आ जाओ, पुनः चक्रीय जैसे कि धातु, ठीक है। अचक्रीय जैसे कि जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन में क्या आ जाएगा? डीजल, पेट्रोल, ठीक है, कोयला। इनका आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो दोबारा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ये होते संसाधन के प्रकार। अब आते संसाधनों को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर, जहां से ये आए हैं उनके आधार पर, ठीक है। पहला जो आपका आता है वो है बायोटिक, जैव, वे जिनमें जीवन होता है, ठीक है, जिनमें जीवन होता है उसे हम जैव संसाधन कहते हैं। जैसे प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव, ये हमारे क्या है? जैव संसाधन है, ठीक है, जिनमें जीवन होता है। अजैव, वे जो निर्जीव वस्तु से बनते हैं, जिनमें जीवन नहीं होता है, उसे हम अजैव कहते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में ये प्लास्टिक की पेन है, ठीक है, ये भी एक संसाधन है, लेकिन ये अजैव है, इसमें जीवन नहीं है, ये अजैव संसाधन है। समझ गए? सामान्यता, समाप्यता के आधार पर कितनी देर ये रहेंगे, उसके आधार पर भी हम वर्गीकृत कर सकते हैं संसाधनों को। जैसे कि नवीकरणीय योग्य, मतलब जिनका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, वे जो फिर से बन सकते हैं या जिन्हें नवीकृत किया जा सकता है, जिनको हम फिर से बना सकते हैं, उस संसाधन को हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय योग्य संसाधन। इस्तेमाल के आधार पर संसाधन को हम बता रहे हैं। एक तो आता है नवीकरणीय, ठीक है, जिसमें सोलर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, है ना, गैसीय ऊर्जा हो गया, थर्मल ऊर्जा हो गया, बायोमास हो गया, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। सतत अथवा प्रवाह, जैसे कि पवन और जल, ठीक है, ये हमेशा रहेंगे, भले ही हम ना रहे लेकिन ये जरूर रहेंगे, पवन और जल। उसके बाद जैव, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव, ये जैव संसाधन हो गए। और नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या होते हैं? वे जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद जल्दी नहीं बनते या खत्म हो जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अनवीकरणीय योग्य संसाधन, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। इनमें क्या आ जाता है? पुनः चक्रीय, जैसे धातु है, ठीक है। धातु क्या होता है? एक बार आपने इस्तेमाल कर ली तो ये नहीं कि वो एकदम खराब ही हो गया, उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आप लोहा लाए, लोहे का आपने खिड़की बना ली, थोड़ा सा इधर उधर बेंट वेंट हो गया तो आपने निकाला, आपने बेच दिया। अब बेचने के बाद वो फिर से जाती है, फिर से बनती है, नई होके आती है, पॉलिश में चढ़ के, फिर वही बिक जाती है मार्केट में, तो उसका हम दोबारा से इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद आता है अचक्रीय, जैसे जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो डीजल, पेट्रोल है, ये आप एक बार इस्तेमाल करते हो, अपने गाड़ी में पेट्रोल डालते हो, एक बार डालते हो ना, 50 का खरीदा, 100 का खरीदा, डाल दिया, चलाया, फिर डालना पड़ता है। ये तो नहीं कि 100 रुपए का डाल दिया भाई चलता ही रहेगा, ऐसा नहीं होता। एक बार इस्तेमाल करोगे, खत्म हो गया, दोबारा फिर डालना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे जीवाश्म ईंधन एक बार उपयोग हो जाने के बाद खत्म हो जाते हैं और रिसाइकल नहीं किए जा सकते, मतलब उनको दोबारा से उपयोग में नहीं लाया जा सकता, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अचक्रीय संसाधन। अब हम स्वामित्व के आधार पर, भाई मालिकाना हक के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। व्यक्तिगत क्या होता है? जिसका स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है, जैसे आपका घर, आपका खेत, ठीक है ना, जो आप जिस घर में रहते हो वो आपका है। आपके पड़ोसी आके नहीं बोलेगा कि ये मेरा घर है, तुम भागो यहाँ से, तुम्हारा जो खेत है, ठीक है, कोई दूसरा आके नहीं बोल सकता कि मेरा खेत है, क्योंकि तुम्हारा उस पर मालिकाना हक है, तुम्हारे उसके कागज है तुम्हारे पास, है कि नहीं। अगला होता है सामुदायिक, जैसे आपको बता दूं, आपके गांव का एक खेल का मैदान है, वो किसी एक का नहीं, वो सबका है, ठीक है, वो होता है सामुदायिक। वे संसाधन जिनका उपयोग समुदाय के सभी लोग करते हैं, जैसे कि पार्क हो गया, शमशान घाट हो गया, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है, जिनका हक सभी का होता है। अगला आता है राष्ट्रीय, किसी भी प्रकार के संसाधन जो राष्ट्र की भौगोलिक सीमा के भीतर मौजूद हो, जैसे कि सड़कें, रेल, खनिज, ये सब क्या होते हैं? राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ये सब राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। अब आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन, वे संसाधन जिन पर किसी एक देश का अधिकार नहीं होता, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संगठनों की निगरानी में होते हैं, जैसे कि तट रेखा,
200 मील से परे खुले महासागरीय संसाधन, ठीक है, ये होते हैं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ये एक देश का नहीं है, ये कई देशों के संगठनों का होता है, तो इसीलिए इसका नाम दिया जाता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। ठीक, उदाहरण में मैंने आपको बता दिया। अगला आता है विकास के स्तर के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन है। विकास के आधार पर तो देखो, संभावी क्या होता है, वे संसाधन जो किसी प्रदेश में विद्यमान है परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया है। ठीक है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे कि राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा की अपार संभावना है ना। राजस्थान में सौर ऊर्जा का और गुजरात में पवन ऊर्जा का अपार संभावना है। वहां बहुत चलती है, राजस्थान में बहुत धूप होती है ना, तो वहां पर उसकी जो संभावना है उसको लेने की वो बहुत ज्यादा है, लेकिन उसका उपयोग हो नहीं रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया है, संभावी। संभावना है बहुत ज्यादा है लेकिन उपयोग नहीं ले पा रहे, तो उसको संभावी नाम दिया गया है। अगला आता है विकसित, वे संसाधन जिनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, जिनका उपयोग हो रहा है, तो वो होता है विकसित संसाधन। जैसे कि सोना, ठीक है, सोना भी और उसका भी कैटेगरी 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट है ना, 18 कैरेट शुद्धता के पैमाने के आधार पर बेचा भी जा रहा है, गुणवत्ता के आधार पर। तो ये हो गया। अगला आता है विकास के स्तर के आधार पर कितने तैयार है। तो भंडार क्या होता है, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी के अभाव में मानव की पहुंच से बाहर है। जैसे कि समुद्र की गहराई में छिपे खनिज। अब समुद्र जानते हो कितना बड़ा होता है, समुद्र कितनी गहराई है, और समुद्र के अंदर बहुत सारे खनिज छुपे हैं जो हमारी मानव की पहुंच से बाहर है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया भंडार। ठीक है, पर्यावरण में उपलब्ध वे संसाधन जो अभी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के अभाव में हमारे मानव की पहुंच से बाहर है। ठीक है, जैसे कि समुद्र की गहराई में छिपे खनिज। ठीक है, अगला आ जाता है संचित कोश। वे क्या होते हैं, वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है और जिन्हें भविष्य की जरूरत के लिए रखा गया है। ठीक है, जैसे बांधों में जमा जल, आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास कहीं ना कहीं बांध जरूर होंगे, है ना, जहां पर पानी बहुत इकट्ठा हो रखा होता है और बंद किया जाता है। बांध जो होता है वो बहु परियोजनाओं पर आधारित होती है, क्योंकि बांध बहुत सी चीजों को पूरा करता है। बांध के आप अंदर मछली पाल सकते हैं और वो मछली बेच के, जो भी वहां के लोग आते हैं मछली बेच के अपना गुजारा करते हैं, खाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो पानी होता है वो किसानों के खेतों में जाता है और उसी के बाद बगल में अगर हम विद्युत संयंत्र लगा दें तो उससे बिजली भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें की जा सकती है इसमें। और उसके बाद जो वहां पे घूमने का पिकनिक स्पॉट बना दो और फिर जो पानी में वाटर एक्टिविटी कर दो और पैसा आ जाएगा। तो बहु परियोजना पर आधारित होती है। ठीक है, संचित कोष कहा जाता है इसको। वे संसाधन जिन्हें अभी तकनीकी ज्ञान के उपयोग से प्रयोग में लाया जा सकता है परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है, जिन्हें भविष्य की जरूरत के लिए रखा गया है, जैसे बांधों में जमा जल। ठीक है, अगला आता है संसाधनों का विकास जब अच्छा बन जाता है या बुरा बन जाता है। कब? संसाधन हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन पहले लोगों को लगता था कि ये तो प्रकृति की मुफ्त उपहार है। उन्होंने इनका बेतहाश इस्तेमाल किया, इससे बड़ी समस्याएं पैदा हुई। ठीक है, मानव को जब के बाद मानव पहले आज से 200 साल पहले क्या करते थे, 200 साल पहले की बात, ज्यादा नहीं, 200 साल पहले की बात, बैलगाड़ी में यहाँ वहां जाते थे। फिर मानव ने तकनीकी ज्ञान के आधार पर उन्हें जीवाश्म ईंधन के बारे में पता लगा, डीजल पेट्रोल के बारे में पता लगा। अब हमने डीजल पेट्रोल का, हमें लगा कि भाई फ्री में मिला है, बहुत है होगा, हम बार बार निकालते ही रहेंगे जिंदगी भर हमेशा। तो ऐसा नहीं है, वो भी एक लिमिट मात्रा में है। तो हमने इसका इतना इस्तेमाल कर दिया कि अब लोगों को लगने लगा है डर कि कुछ सालों बाद वो खत्म हो जाएंगे। अब देखा होगा अब क्या चल रहा है, बैटरी वाली गाड़ी, ठीक है, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक, ये सब ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये डीजल पेट्रोल कभी ना कभी जाके खत्म हो जानी है।
हमने इसका इतना शोषण कर लिया, उपयोग कर लिया कि वो खत्म होने के कगार पर है। हम अपनी भविष्य वाली आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ ही नहीं रहे। ठीक है, जो और मैं बताऊं, जैसे पीने वाला पानी बहुत सीमित मात्रा में है। ठीक है, जो पीने वाला पानी बहुत सीमित मात्रा है, वो भूमिगत पानी होता है, उसी को हम पानी निकालते, उसी पानी से खेतों को जोत रहे, खेतों में पानी दे रहे, तो वो पानी वेस्ट हो रहा है ना। सोचो, वो पानी वेस्ट हो रहा है। आप पीने का पानी वहां कर रहे हो, पीने का पानी 0.001% है जो भी पानी अवेलेबल है। सोचो, कई जगह ऐसा होगा जहां पीने का पानी भी नहीं है। ठीक है, आप कहां से हो मुझे जरूर बताओ कमेंट में कि आपके यहाँ पीने का पानी अच्छे से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा, प्लीज जरूर बताना। ठीक, अब आता है व्यक्तिगत लालच। इसमें कुछ लोगों के लालच की वजह से संसाधनों का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। ठीक है, कोई भी संसाधन हो, लोग पैसे के लालच में उसको उपभोग किए जा रहे हैं, वो बेचे जा रहे हैं, लोग उपभोग कर रहे जा रहे हैं, और वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है, सर्वनाश हो रहा है उसका। ठीक है, सामाजिक असमानता, संसाधन कुछ ही लोगों के हाथों में आ गए हैं, जिससे समाज संसाधन संपन्न, अमीर और संसाधनहीन, गरीब में बंट गया है। तो जो मेन चीज आप देखोगे ना, संसाधन का उपयोग कौन कर रहे हैं? अमीर लोग कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनके हाथों में कुछ संसाधन आ ही नहीं पा रहे। ठीक है, क्योंकि संसाधन का उपयोग करने के लिए चाहिए क्या? पैसे चाहिए। गरीब लोगों के भाई पैसे थोड़े होते ही नहीं है, उनको तो 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है ना। अब आते हैं पर्यावरणीय संकट। देखो, संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से दुनिया भर में बड़े पर्यावरणीय संकट पैदा हो गए हैं। जैसे जैसे आपका भूमंडलीय तापन बढ़ गया, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, धरती का गर्म होना, हम फ्रिज चला रहे हैं, हम बड़े बड़े फैक्ट्री लगा रहे हैं, इनसे जो धुआं निकल रहा है, रसायन निकल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, हम पेड़ काट रहे हैं। ठीक है, हमारे बड़े बड़े नेता लोग जाके बोलते हैं कि पेड़ लगाओ, पेड़ मत काटो, और खुद बड़े बड़े बिजनेसमैन को दे रहे हैं जमीन, है ना, और वो लोग काटे जा रहे हैं पेड़। वो एक पेड़ लगाते नहीं है, लाखों पेड़ काट दे रहे हैं, और इधर से गर्मी बढ़, हर साल गर्मी बढ़ रही है। और गर्मी बढ़ रही है तो कुछ सालों से आप देखा होगा कि बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही है। थोड़ी सी बारिश हुई नहीं, बाढ़ आ गया, है ना। बाढ़ आती है तो बाढ़ तबाही लेके आती है अपने साथ, सारे फसल नष्ट कर देती है। ठीक है, हर चीज बर्बाद कर देती है, लोगों के घर टूट जाते हैं, रहने खाने का मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सबके लिए नुकसानदायक है। ठीक है, तो ये चीज हम खुद कर रहे हैं, अपना सर्वनाश हम खुद कर रहे हैं। उसके बाद ओजोन परत का अवक्षय हुआ है। हम जो भी ये रसायन जा रहे हैं, हमारे प्रकृति में भगवान ने एक परत बना के दी है, अगर वो परत ना रहे ना तो अल्ट्रा वायलेट यूवी रेस इतनी आएंगी हमारे बॉडी में, जब आएंगी ना यूवी रेस तो स्किन कैंसर तक हो जाता है। सोचो, ठीक है, इतनी लाइट्स आएंगी आप उसको झेल नहीं पाओगे। तो भगवान ने एक लेयर बना के दी है, और हम बेवकूफ क्या कर रहे हैं? हम उस लेयर को ही खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो जितना उपभोग कर रहे हैं उससे जो केमिकल, रसायन, धुआं निकल रहा है, वो उस ओजोन परत को क्षय कर रही है, नष्ट कर रही है। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण आपने देखा होगा, हर तरह के प्रदूषण, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, जमीन प्रदूषण है, हर प्रकार का प्रदूषण आपको देखने को मिलेगा। आज से कुछ साल पहले, ज्यादा नहीं, 20-30 साल पहले देखोगे तो ज्यादा लोगों के घर आसपास जो ज्यादा लोग थे ना, वो ज्यादा बीमार नहीं पड़ते थे। लेकिन आजकल के लोग ज्यादा बीमार पड़ने लगे हैं। हालांकि आजकल लोगों के पास पैसा भी थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन खान पान, रहन सहन सब बेकार हो रखा है, और लोगों को हर घर में बीमार मिलेगा। अब ऐसा कोई घर नहीं है जिनके घर में कोई पेशेंट ना हो। खुद देखा होगा, आज छोटे छोटे उम्र में लोगों को बीमारी हो जाती, बड़ी बड़ी बीमारी। तो इसी के कारण हो रहा है, क्योंकि हमने खाना, हवा, पानी, हर चीज को गंदा कर रखा है। तो जो भी हम खाना, जो भी पौधे लगा रहे हैं, धान, गेहूं, सब्जी, उसमें भी केमिकल डाल रहे हो, और वही हम उपभोग कर रहे हैं। तो बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? ठीक है, एक बार एक मुहिम चली थी ना कि पैदावार बनाने के लिए भाई पेस्टिसाइड देने हैं, तो पेस्टिसाइड्स का उन्होंने पैदावार तो बढ़ा दी, लेकिन पहले के लोग बीमार नहीं पड़ते। अब देखो, पैदावार बढ़ गई लेकिन लोग बीमार पड़ने लगे बहुत ज्यादा। और फिर अब ये मुहिम चल रही है कि ऑर्गेनिक खेती ही अच्छी है। अब ऑर्गेनिक के नाम पर कोई प्रोडक्ट तुम खरीदने जाओगे, अगर उसने लिख दिया ना ऑर्गेनिक, वो महंगी बिक रही है, बहुत महंगी। और जो फर्टिलाइजर यूज करके बेच रहे हैं, केमिकल दुकान से खरीद के लाके तुमने छिड़काव करके, वो सस्ता बिक रहा है। और जो बंदा खेती कर रहा है ऑर्गेनिक बोल के, उसका प्रोडक्ट महंगा बिक रहा है। देखा होगा आपने। तो ऑर्गेनिक की डिमांड फिर से बढ़ गई है।
इसी वजह से भू निम्नीकरण, ठीक है, जमीन का बंजर होना। जमीन बंजर क्यों हो रहे हैं? इसी के इस्तेमाल से हम जो उपजाऊपन है ना वो धीरे धीरे खत्म कर दे रहे हैं केमिकल के प्रयोग से। तो धीरे धीरे जमीन हमारी क्या हो जा रही है? बंजर हो जा रही है। कुछ साल तो खेती अच्छी होगी, उसके बाद कितना ही फर्टिलाइजर डाल लो, कुछ भी कर लो, नहीं हो पाएगा। ठीक, अगर कुछ लोग या देश की संसाधनों का ऐसे ही बेहतर इस्तेमाल करते रहे तो हमारी पृथ्वी का भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। हमारी ये जो पृथ्वी है ना, अब देखो कहीं पर कुछ नहीं है, यहाँ से धुआं निकल रहा है, यहाँ पर फटे फटे हैं। जब बारिश होती है तो दबा के बारिश हो रही है, जब बारिश नहीं हो रही तो बारिश, किसान तरस जा रहे बारिश के लिए, हो नहीं रही, पूरा खेत सूख जा रहा है ना, ऐसी स्थिति आ जा रही है। इसीलिए हर तरीके के जीवन के अस्तित्व के लिए संसाधनों के उपयोग की योजना बनाना बहुत जरूरी है। सतत पोषणीय विकास का असली मतलब यही है। ठीक है, सतत पोषणीय विकास का मतलब क्या है कि जैसे अभी स्थिति है हमें उससे बद से बदतर के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय और अच्छा हो उतना जल्दी तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए हमें पेड़ लगाने होंगे, हमें संसाधनों का कम से कम उपयोग करना होगा, जैसे कि डीजल पेट्रोल है ना, जो हमारे पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाए उसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, पेड़ ज्यादा लगाने होंगे। ठीक है, केमिकल का इन सब का उपयोग से बचना होगा, तो हम सही कर पाएंगे। लेकिन तो वो तो हम करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ कि जितनी गंदी से गंदी सिचुएशन आ सकती है उसके लिए भी हमें खुद को तैयार रखना पड़ेगा। ठीक, अब आते हैं सतत पोषणीय विकास, भविष्य के लिए भी बचना। जो भविष्य है हमारा उसके लिए हम कैसे बचाव करेंगे, आइए जानते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि विकास ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। पर्यावरण को अगर नुकसान नहीं पहुंच रहा है तो विकास सही मायने में वही है। हम विकास के नाम पे इतनी अंधाधुंध फैक्ट्रियां लगा रहे हैं पैसे कमाने के दृष्टिकोण से, और हम पूरा सत्यानाश कर रहे हैं अपने पर्यावरण का। ठीक है, और आज के विकास से भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें नजरअंदाज ना हो। ठीक है, जो हमारे भविष्य की पीढ़ियां आएंगी उनकी जो जरूरत होगी वो नजरअंदाज ना हो। ये नहीं कि हम ही उपयोग कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के हाथ में कुछ छोड़ के ही ना जाए, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में बात करते हैं। ये देखो, ये जो सम्मेलन की मैंने यहाँ पर फोटो लगाई है ये है 1992 की। ठीक है, रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में। मैं तब तक पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ये सम्मेलन हुआ था। ठीक है, ये कब हुआ और कहाँ हुआ? जून 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था। ठीक है, ब्राजील में हुआ था और शहर का नाम था रियो डी जेनेरो, इसीलिए इसका नाम पड़ा है रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है, कौन? 100 से ज्यादा देशों के राष्ट्राध्यक्ष आए थे यहाँ पर। ठीक, उसके साथ साथ मकसद क्या था इसका? पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की वैश्विक समस्याओं का हल खोजना। ठीक है, आज से लगभग 30-35 साल पहले की बात है। ठीक है, तो यहाँ तब लोगों ने इसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। लेकिन आज के अगर सिचुएशन देखी जाए तो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हर देश खुद को बड़ा बनाने की चेष्टा में है। कई जगह युद्ध हो रहे हैं। युद्ध से भी क्या होता है? पर्यावरण का ही नुकसान होता है, मानव की हानि होती है। भाई लोगों ने पैसा हर चीज इकट्ठा करके जो घर मकान बनाए उसको तोड़ फोड़ रहे हैं, लोग मर रहे हैं। उसके साथ साथ जो भी, जैसे आप कोई भी बम वगैरह गिराओगे तो उससे क्या निकलेगा? धुआं, पोल्यूशन होगा, वो क्षति करेगा, वहां पे भी क्षति करेगा और पूरे पर्यावरण को भी क्षति करेगा। तो ये मानव अपने अहंकार के कारण, अपने गंदी सोच के कारण अपना खुद का विनाश कर रहा है, खुद के अस्तित्व का ही विनाश कर रहा है। आप देख रहे होंगे, है कि नहीं? परिणाम क्या है? उस मीटिंग का क्या परिणाम निकला? नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। भूमंडलीय वन सिद्धांत पर सहमति बनी और 21वीं सदी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को मंजूरी दी गई। एग्जाम में आता है एजेंडा 21 क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एजेंडा 21 मिलकर काम करने का प्लान। ठीक है, ये क्या है? मिलकर काम करने का प्लान है। तो ये क्या था? ये एजेंडा 21 का लोगो था, फ्रंट पेज में ऐसा था। ठीक, यह एक घोषणा है
जो 1992 में रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED में देशों के नेताओं ने स्वीकार किया था। ठीक है, सभी देशों के नेताओं ने इस निमंत्रण को क्या किया था, स्वीकार किया था। कहां हुआ था, रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में 1992 में। ठीक है, उद्देश्य क्या था, भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना, यह उनका मुख्य उद्देश्य था। यह एक कार्य सूची है जिसका लक्ष्य समान हितों, आपसी जरूरतों, साझा जिम्मेदारियों के आधार पर वैश्विक सहयोग से पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और बीमारियों से निपटना था। ठीक है, यह उनका मुख्य उद्देश्य था कि सभी की आपसी सहमति हो, सभी के हितों को ध्यान में रखा जाए, सभी की जरूरतों को ध्यान में रखा जाए, आपसी साझेदारी हो, वैश्विक सहयोग से, वैश्विक सहयोग में सभी देशों के सहयोग से पर्यावरणीय क्षति। आपने देखा होगा कभी कभी नेपाल में भूकंप आ गया तो हमारे भारत ने क्या भिजवाया था, मदद भिजवाई थी। तो ये मदद करनी चाहिए, सभी देशों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, गरीबी और बीमारियों से निपटने के लिए सहायता करनी होगी। ठीक है, ये था इनका मुख्य उद्देश्य। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि हर स्थानीय निकाय, लोकल बॉडी अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे, यह उनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, संसाधन नियोजन, संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक बुक बनी है, इस पेड़ में, ये पेड़ सूख गया है और इस इधर क्या, ये पेड़ हरा भरा हो गया और जमीन भी हरी भरी होगी। ठीक है, तो संसाधन नियोजन, संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल कैसा होना चाहिए कि हम जो चीज अभी एकदम बेकार है उसको हम कैसे एकदम अच्छा कर सकते हैं, उसके बारे में तैयारी करना, उसके बारे में जानकारी लेना, उसके लिए काम करना। संसाधनों का समझदारी से उपयोग करने के लिए योजना बनाना कि भाई संसाधन हमारे पास है, ये नहीं कि उसका अंधाधुंध बेमतलब का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी संसाधन है उसका ध्यान पूर्वक, ठीक है, जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कीजिए। एक जानी मानी रणनीति होनी चाहिए। भारत जैसे विविधता वाले देश में यह और भी महत्वपूर्ण है। हमें संसाधनों का उपयोग करना चाहिए, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में अब नंबर 1 पर है। अगर देश बड़ा हो और वहां की जनसंख्या कम हो, देखो अगर आपके घर में 10 रोटी बनी है, खाने वाले 4 लोग हैं, ठीक है, तो सबके हिस्से में 2-2 रोटी, 2 से ज्यादा रोटी आ जाएगी। आपके घर में 10 रोटी है और खाने वाले कितने हो गए, 5 हो गए, तो जो जहां 2 से ज्यादा रोटी मिल रही थी अब 2 ही रोटी मिलेगी। ठीक है, अगर घर में 10 लोग हैं, 10 रोटी है, 8 लोग हो गए, तो अब सबको 1-1 रोटी मिलेगी जहां पहले 2-2 मिल रही थी। तो ध्यान रखिए, ये फर्क पड़ता है क्योंकि संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित है, और जब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसका उपयोग अगर आप फटाफट करते रहोगे तो वो खत्म हो जाएगा। तो उसे, भारत जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 है पूरे दुनिया में, तो उसको तो और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा संसाधनों के उपयोग के लिए। ठीक है, कुछ राज्यों में एक तरह के संसाधन बहुत होते हैं लेकिन दूसरे की कमी होती है, जैसे झारखंड में खनिज लेकिन पानी की बहुत कमी है। देखो ये प्रकृति है, ये भगवान का ही नियम है। हर जगह अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी चीज कमी होगी। तुमने ये देखा होगा कि जो लोग बहुत खूबसूरत होते हैं उनमें दिमाग की कमी होती है, और जो दिमागदार होते हैं वो खूबसूरत बहुत कम होते हैं। बहुत कम होता है कि दोनों चीज एक जगह मिल जाए, है ना। तो भाई खूबसूरती कुछ नहीं होती, खूबसूरती तो यहाँ होनी थी। ठीक है, इंसान दिल से खूबसूरत होना चाहिए, सोच से खूबसूरत होना चाहिए, शक्ल से खूबसूरत नहीं है होना चाहिए। शक्ल आज है कल नहीं रहेगी। ठीक है, अगर तुम्हें देखना हो, बड़ी बड़ी हीरो हीरोइन हो रखे हैं, एक टाइम के बाद सब ढल जाता है, रूप जवानी सब ढल जाता है, रह जाता है आपका व्यक्तित्व, आपका चरित्र, ठीक है, आपका व्यवहार। इन पे काम करना चाहिए। झारखंड में बहुत ज्यादा खनिज है लेकिन पानी नहीं है, पानी नहीं है। और झारखंड में अगर आपको देखना है, हमारे भारत में सबसे बेस्ट जो मैं बोलता हूं ना, वो झारखंड है। वो हमें बहुत सारे खनिज देता है लेकिन हम उनको बदले में कुछ नहीं दे पा रहे। जहां से खनिज निकलते हैं ना, वहां मैंने देखे वीडियोस में, वहां के लोग, कई बीमारियां होती है उनको, कई सारी बीमारियां होती हैं, जन्मजात बीमारियां भी हो जाती हैं क्योंकि वहां पर रहने लायक इन्वायरमेंट नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है, तो बीमारी तो होगी होगी। और इसके लिए सरकार को कुछ करना चाहिए।
कुछ राज्य संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर है, जबकि कुछ में जरूरत संसाधनों की बहुत कमी है। कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां बिजली नहीं बनती है, बिजली कहीं दूसरे राज्य से आती है, वो एक राज्य दूसरे राज्य पर निर्भर है, तो ऐसा होता है। उदाहरण, अरुणाचल प्रदेश में पानी बहुत है लेकिन विकास की कमी है। अरुणाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा पानी है लेकिन वहां विकास नहीं हो पा रहा है। ठीक है। राजस्थान में पवन और सौर ऊर्जा बहुत ज्यादा है लेकिन पानी की कमी है। लद्दाख खनिजों की कमी है। ठीक है। भारत में संसाधन नियोजन के मुख्य चरण क्या होने चाहिए, आइए बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहचान करनी होगी और लिस्ट बनाना होगा कि भाई पहले पहचान करो कि कौन सा संसाधन कितना है और उसकी लिस्ट बनाओ। देश के अलग अलग क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान करना, उनकी सूची बनाना, इसमें क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना, संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान लगाना शामिल होना चाहिए। मतलब अलग अलग राज्य हैं, अलग अलग राज्यों में जाओ। ठीक है। कौन से राज्य में कौन सा संसाधन है, कितनी मात्रा में, उसको चित्र बनाओ, डायग्राम बनाओ। ठीक है। और उसका वो कितनी क्वांटिटी में है, कितनी मात्रा में, अच्छी है या नहीं है, उसका अनुमान लगाओ। ठीक है। ये पहला काम करना है। उसके बाद तैयारी करनी है। संसाधन विकास योजनाएं लागू करने के लिए सही तकनीक, कौशल और संस्थागत योजना ढांचा तैयार करना है। ठीक है भाई, अगर तैयारी करनी है, सपोज करो कि एक टीम बनानी होगी। राज्य तो बहुत बड़ा होता है, राज्य जिला के हिसाब से, जिला के बाद उसके बाद शहर के हिसाब से, गांव के हिसाब से, हर गांव में कुछ संस्थाएं बना दीजिए, कुछ लोगों को काम दे दीजिए जो इन चीजों को देखेगी कि कौन कितना इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कर रहा है, कोई ज्यादा तो गलत इस्तेमाल नहीं कर, उन पर नजर बनाए रखेगा। तो ये तैयारी के अंतर्गत आता है। ठीक। तालमेल, संसाधन विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विकास योजनाओं में समन्वय स्थापित करना। ठीक है। उनके साथ तालमेल बना के रखना कि कब क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, वो सब साझा होता रहे। ठीक। अब आता है संसाधनों का संरक्षण। बचाओ संसाधनों को बचाओ। ठीक है। क्योंकि ये संसाधन ऐसे हैं जो सीमित मात्रा में है, अगर इसका अंधाधुंध उपयोग करेंगे तो खत्म हो जाएंगे और साथ ही साथ पर्यावरण को भी क्षति ही पहुंचाएंगे। ठीक। संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन उनका बिना सोचे समझे और ज्यादा इस्तेमाल करने से कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्या पैदा हो सकती है। इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। संरक्षण मतलब सोच समझकर किसी चीज का उपभोग करना संरक्षण कहलाता है। ठीक है। संसाधन संरक्षण भूतकाल से ही कई नेताओं और विचारकों के लिए चिंता का विषय बना रहा है। देखो, इनके लिए 30-35 साल पहले ही मीटिंग हो रखी है ना, 1992 में, लेकिन फिर भी अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है, जैसा कहता था, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन का उपभोग हम ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं आज के टाइम में। ठीक। गांधी जी के शब्द क्या थे इस पर? गांधी जी ने क्या बोला था? हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। ठीक है। अगर कोई, देखो, हर किसी को अगर हम ध्यान में रख के देखें ना तो संसाधन बहुत है, लेकिन क्या है करते हैं हम लालच के चलते। लालच कौन करता है? जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो लालच करते हैं, वो अंधाधुंध उपयोग करते हैं, जरूरत के साथ नहीं, उसके ज्यादा वो फिर बाहर बेचने लगते हैं, सब पैसे की देखते हैं, बड़े बड़े कारोबारी को बेचने लगते हैं। ठीक है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेट ही भरने के लिए नहीं है। ये बहुत जबरदस्त लाइन है गांधी जी की जो उन्होंने कहा था। अंतरराष्ट्रीय प्रयास, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में क्लब ऑफ रोम ने की थी। किसने की थी? क्लब ऑफ रोम ने की थी, तब 1968 में। ठीक है। इसके बाद 1974 में सुमेशर ने अपनी किताब स्मॉल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचारों को भी दोहराया है। जो गांधी जी ने कहा था ना, उनमें सुमेशर ने अपनी किताब जिसका नाम है स्मॉल इज ब्यूटीफुल, मतलब छोटा ही खूबसूरत है, ठीक है, उसमें इन गांधी जी के विचारों को भी रखा है। ये देख सकते हैं, ये किताब है। ठीक है।
स्मॉल इज ब्यूटीफुल, यह है किताब। इस किताब में गांधी जी के विचारों को रखा गया है। 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस रिपोर्ट ने सतत पोषणीय विकास, ठीक है, सतत पोषणीय विकास की अवधारणा पेश की और संसाधन संरक्षण की वकालत की। यह रिपोर्ट बाद में हमारा साझा भविष्य, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक से एक किताब के रूप में प्रकाशित हुई। यह है वो किताब, आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें रखा गया इन सभी चीजों को। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरो ब्राजील में 1992 में पृथ्वी सम्मेलन द्वारा दिया गया था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। भू संसाधन, हमारी जमीन हमारा जीवन, ठीक है। भू संसाधन क्या होता है? जमीन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भूमि पर रहते हैं, हवा में तो नहीं रहते। इस पर कई आर्थिक गतिविधियां करते हैं, इसे अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा, ये जो माता है हमारी, भूतल है, जिसपे हम रहते हैं, हमारा भोजन तैयार करते हैं, खेती करते हैं, ठीक है, हर चीज से इसका इस्तेमाल करते हैं। ईंट बनाते हैं, घर मकान तैयार करते हैं, और भी ना जाने क्या क्या चीजें करते हैं, ठीक है। तो इसका हम कैसे क्या कर सकते हैं, आए देखते हैं। इसीलिए भूमि एक बहुत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि को हम नहीं बना सकते, ये बनी बनाए भगवान की देन है, प्रकृति की देन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार व्यवस्था, ये सब भूमि पर ही आधारित है। जो परिवहन है, सड़क कहाँ बनता है? भूमि पर ही तो बनता है, हवा में तो नहीं बनता सड़क, ठीक है। हर चीज किस पर आधारित है? भूमि पर आधारित है। लेकिन भूमि एक सीमित संसाधन है, इसीलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग होना चाहिए। भूमि जो संसाधन वो सीमित है, ठीक है, क्योंकि और इसका ध्यानपूर्वक उपयोग होना चाहिए, क्योंकि हर वो चीज सीमित है जिसे तुम दोबारा नहीं बना सकते, उसे आप क्या कहोगे? सीमित कहोगे। भारत में भू आकृतियां, देखो अगर यहां पर देखोगे भारत में भू आकृतियां, ये मानचित्र है, एग्जाम में आता है, मानचित्र की मैं अलग से प्रैक्टिस कराऊंगा। ये जो हरा हरा दिख रहा है, ये यहाँ पे आपको पर्वत, जम्मू कश्मीर में हो गया, हमारा उत्तराखंड में हो गया, ठीक है, यहाँ सब आपको क्या मिलेगा? पर्वत मिलेंगे। ये जो दिख रहा है, ये वाला साइन जलोढ़ मिट्टी का है, ये लाल मिट्टी का है, ठीक है। उसके बाद ये जो दिख रहा है, ये काली मिट्टी का है, यहाँ आपको काली मिट्टी मिलेगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये देख रहे हैं आप लेटेराइट मिट्टी, ठीक है, और ये आपका शुष्क आ गया, शुष्क मिट्टी। भारत पर भूमि अलग अलग तरह की भू आकृतियां, जमीन की बनावट जैसे है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, द्वीप है, हर प्रकार की देख चीजें मिलेंगी आपको देखने में। भारत को लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। ये कृषि और उद्योगों के विकास के लिए सुविधाजनक है। जितना भी 100% में से ना 43% भूमि क्षेत्र मैदान है, सपाट मैदान है। ये कृषि और उद्योगों के लिए बेस्ट है। और 30% भू क्षेत्र पर पर्वत फैले हुए हैं। कुछ 12 नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं, पर्यटन के लिए अच्छी परिस्थितियां प्रदान करते हैं और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है। 30% जहां पर पर्वत है, पर्वत जहां जहां होता है देखा होगा कितनी हरियाली होती है। हरियाली हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जो भी पोल्यूशन होता है उसको कम करता है, ऑक्सीजन देता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% हिस्सा पठारी है, जहां पर पठार है। इस क्षेत्र में खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों का विशाल भंडार है, ठीक है। भू उपयोग, हम अपनी जमीन का कैसे उपयोग करते हैं, ठीक है। भू संसाधनों का उपयोग इन उद्देश्यों के लिए किया जाता है। किन उद्देश्यों के लिए? वन के लिए। पेड़ों से ढका क्षेत्र, देख रहे हैं आपके सामने चित्र आ गया है। पेड़ों से ढका हुआ क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। और वनों से हमें बहुत चीजें मिलती हैं। वनों से लकड़ी मिल जाएगा, औषधि मिल जाएगी, ठीक है, और भी ना जाने क्या क्या चीजें मिलती है। उसके बाद आपका कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ठीक है, बंजर तथा कृषि अयोग्य भूमि मिल जाती है इस वाले पार्ट में।
गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि जैसे इमारतें, सड़कें, उद्योग, जो भूमि है ना जहां इमारत बन गई उस भूमि का उपयोग इमारतों के लिए है, बाकी चीजों के लिए नहीं होगा। सड़कें जहां बना गई वहां तुम और कुछ नहीं कर पाओगे। उद्योग के लिए जहां लगाई गई वो जमीन उसके लिए आ गई। ठीक है। परती भूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, अस्थायी चरागाहें, जो चरागाही होती है जहां पर सिर्फ घास फूस रहते हैं, गोचर भूमि जहां पर गौ माता आके घास वगैरह चरती है, विविध वृक्षों, वृक्ष फसलों, उपवनों के अधीन भूमि। ठीक है। उसके बाद आ जाता है कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से ज्यादा सालों से खेती की गई हो, खेती ना की गई हो। ठीक है, वो होती है अयोग्य भूमि। अगर आप अपने खेतों में ना खेती करना छोड़ दोगे तो वो धीरे धीरे बंजर होने लगेगी। ठीक है, तो खेती करते रहना चाहिए आपको। भू उपयोग, हम अपनी जमीन को क्या करते हैं। प्रतिभूमि की बात करें तो प्रतिभूमि क्या जाता है, वर्तमान प्रति, जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय में खेती ना की गई तो प्रतिभूमि होती है। 1 साल या 1 से साल से कम हो गया, खेती नहीं की हमने। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि या पुरातन प्रति, जहां 1 से 5 वर्ष कृषि वर्ष से खेती नहीं की गई है, उसे हम क्या कहते हैं, पुरातन प्रतिभूमि। जहां 5 साल हो गए लगभग खेती नहीं हुई है, पड़ी है ऐसी कैसी। ये देखिए चित्र में शुद्ध बोयाल गया क्षेत्र, ये क्या होता है, वह भूमि जिस पर फसलें उगाई गई, काटी जाती हैं। एक कृषि वर्ष में एक बार से ज्यादा बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्र में जोड़ दिया जाए तो उसे हम सकल कृषि क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ कुछ चित्र, इनको ध्यान में रखिएगा। भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय, ये क्या होता है। भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, पेड़ काटना। देखो जैसे से पेड़ काटोगे भूमि निम्नीकरण होगा। भूमि निम्नीकरण का मतलब क्या होता है, जमीन क्यों हो रही है खराब और कैसे इसको बचाएं। खराब होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में खनन के कारण वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बन रहा है। ठीक है, आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले एक बड़े हमारे देश के उद्योगपति ने पूरा का पूरा क्षेत्र उड़ा दिया वन का। देखो जितना पेड़ काटोगे उतनी बर्बादी आएगी, सीधी सी बात है। आप देख लीजिए आपको कहाँ क्या करना है। ठीक है, तो पेड़ काट देंगे तो क्या होगा, पेड़ काटने से पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जमीन को ना बांधे रखते हैं, उपजाऊपन उसका बनाए रखते हैं। और जैसे ही तुम पेड़ काट दो पेड़ गिर जाएगा, सूख जाएगा, तो वो जो पकड़ है वो ढीली हो जाएगी और बाढ़ आएगी और भूमि का कटाव होगा, भूमि को बहा के ले जाएगी। ठीक है, अति पशुचारण, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में यह मुख्य कारण है। जितने पशु आते हैं घास चरते हैं, यूं यूं खुरसते हैं, तो जो ऊपर का परत होता है वही उपजाऊपन होता है, वो खराब होता रहता है धीरे धीरे। ठीक है, उसके बाद अधिक सिंचाई, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिक सिंचाई से भूमि निम्नीकरण होता है। इससे जल भराव होता है और मिट्टी में लवणीय, नमक और क्षारीयता बढ़ जाता है। लोग अंदर से भूमिगत पानी लाते हैं और देते रहते हैं खेतों में। इससे 2 नुकसान है, खेतों का भी नुकसान हो रहा है और अपने भूमिगत जो पानी उसको भी हम सत्यानाश कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा पानी देंगे, देखो बिजली का बिल तो आ ही रहा है, साथ ही साथ हम अपना पीने वाला पानी दे रहे हैं उसको और बेकार कर रहे हैं, पानी खत्म कर रहे हैं अपना। और ज्यादा देने से क्या होगा, खेत का जो खारापन है वो ज्यादा बनता है और खेत के उपजाऊपन को नष्ट करता है। ठीक है, ये हो रहा है। भूमि निम्नीकरण के क्या कारण है, ये कुछ चित्र आप देख पा रहे हैं। खनन हो रहा है, ठीक है, केमिकल डाले जा रहे हैं खेतों में। खनन, खदानों को गहरा करके मलबा वहीं छोड़ देना, गहरा किया मलबा वाला सारा वहीं छोड़ दिया, उससे आप खेत को नुकसान कर रहे हो, भूमि को नुकसान कर रहे हो। खनिज प्रक्रियाएं, सीमेंट उद्योग में चूना, पत्थर पीसने और मिट्टी के बर्तन उद्योग में चूना और सेल खड़ी के उपयोग में बहुत ज्यादा धूल वायुमंडल में फैलती है। ठीक है, तो ये सारा जो धूल होता है वो वायुमंडल में जाती है। जब यह धूल जमीन पर जम जाती है तो मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता रुक जाती है। जो पानी होता है वो भूमिगत से स्टोर होकर नीचे जाता है, फिल्टर होता है,
वही पानी फिर बाद में छन जाता है प्राकृतिक रूप से, और उसी को हम बाद में उपयोग में लाते हैं, वो चीज रुक जाती है। औद्योगिक जल निकास, उद्योगों से निकलने वाला गंदा पानी भूमि और जल का प्रदूषण का मुख्य कारण है। ठीक है, ये जो भी हमारे पास औद्योगिक फैक्ट्रियां लगी पड़ी है, उनके केमिकल युक्त जो पानी होता है, उस पानी को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट नदी नालों में या फिर भूमि में ही बहा देते हैं। उससे क्या होता है, ये भूमि तो नष्ट हो रही है, साथ ही साथ ये जल कहीं जल में जाके मिलेगी, उस जल को भी ये प्रदूषित कर रही है। अब आते हैं भूमि संरक्षण के उपाय क्या हो सकते हैं। ठीक है, भूमि संरक्षण को कैसे बचा सकते हैं, हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो पेड़ लगाना है, पेड़ ज्यादा लगाने, और जो चरागाह है उसको हमें ध्यान से सही प्रबंधन करना होगा। ठीक, पेड़ों की रक्षक मेखला, खेतों के किनारे पेड़ लगाना होगा, जो भी खेत है हमारे उसके बाउंड्री के साइड में पेड़ लगा दीजिए, जैसे यहां दिख रहा होगा आपको। पशु चारा नियंत्रण, पशुओं को बहुत ज्यादा चरने से रोक देना है। ठीक है, पशु तुम्हें पालने ही है तो घर पे पालो, जगह पालो, चारा लगाओ पशुओं के लिए अलग से। ठीक है, रिटेलो कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाना सूखे क्षेत्रों में। ठीक है, ये देख सकते हैं, ऐसा करना। उसके बाद बंजर भूमि का सही प्रबंधन करना, उसका कैसे सही इस्तेमाल कर सकते हो, और जो भी खनन हो रहा है उसको नियंत्रण करना है। ये सब चीजें करेंगे तो भूमि संरक्षण को हम रोक पाएंगे। औद्योगिक जल को साफ करने में के बाद ही मिलाना, जो भी गंदा ना पानी है फैक्ट्री का, उसको डायरेक्ट ना मिलाकर उसको पहले फिल्टर करो और फिर जाके छोड़ो। मृदा संसाधन, हमारी जमीन की आत्मा। ठीक है, इसके बारे में जानते हैं। मिट्टी, जिसे मृदा कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, जिसका हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, यह पौधों के विकास का माध्यम है और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। उनमें हम भी आते हैं, जीव हम भी हैं। ठीक है, मृदा एक जीवंत तंत्र है, क्योंकि इसी मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं, धान गेहूं, हमारी हरी भरी सब्जियां, दाल, सब मिट्टी में ही होता है। अगर मिट्टी नहीं रहेगी तो कैसे उगाओगे, सोचा कभी? कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में लाखों साल लग जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मिट्टी कैसे बन सकती है, पेड़ पौधे वगैरह जो भी हैं, घास फूस, इनको आप छोड़ दो, बहुत टाइम बाद तो खुद मिट्टी में कन्वर्ट हो जाती है। 1 सेंटीमीटर परत मिट्टी बनाने में कई सौ साल लग जाते हैं, कई साल लग जाते हैं। मृदा का निर्माण, मिट्टी बनने की प्रक्रिया में यह मुख्य कारक है। ऊंचाई नीचाई, जहां ऊंचाई नीचाई होगी वहां पर मिट्टी बनेगी। ठीक है, जनक सेल या स्तर सेल, जिस चट्टान से मिट्टी बनती है वो होना चाहिए। उसके बाद जलवायु, मौसम कैसा है वो भी महत्वपूर्ण है। वनस्पति और अन्य जैविक पदार्थ, ये सब इनको बनने में सहायता प्रदान करते हैं। मिट्टी बनने में समय कितना लग रहा है, समय इंपॉर्टेंट है। प्रकृति के कई तत्व जैसे कि तापमान परिवर्तन, बहते पानी की क्रिया, पवन, हिम नदी अपघटन क्रियाएं मिट्टी बनने में योगदान देती है। और ये मैं इतनी सी मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे बड़े बड़े क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। ये सब चीजें होंगी तब जाके बनेगी मिट्टी। ये नहीं कि तुम्हें घर में इतना सा बनाना है मिट्टी, वो तो बन जाएगी। देखा होगा, आप गोबर की खाद फेंक देते, गोबर वोबर है ना, घास फूस जो भी होता है, हम सड़ा गला फेंक देते हैं, और 1 साल 1.5 साल बाद देखते हैं कि वो एकदम भूरा भूरा हो गया, मिट्टी के रूप में आ गया। वो अलग प्रकार, थोड़ा मोड़ा बनाना अलग बात है। हम यहाँ पर कई हजारों वर्ग मीटर की बात कर रहे हैं, लाखों वर्ग मीटर की बात कर रहे हैं। मृदा के प्रकार, मिट्टी के रंग और गुण। ठीक है, अभी मैंने कुछ टाइम पहले दिखाया भी था एक चित्र आपके सामने, ये एक चित्र और है, इसको अच्छे से देख लीजिए, एग्जाम में आता भी है मानचित्र बनना। इस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगा हर टॉपिक पर, मानचित्र को कैसे भरा जाएगा। और कुछ क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन, ज्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन है, आप उसको रट लीजिएगा, वहीं से एग्जाम में आना है, हर बार वहीं से याद है। भारत में कई तरह की भू आकृतियां, जलवायु, वनस्पतियां पाई जाती हैं। आपने देखा होगा, आप लोग हो सकते हैं मैदानी क्षेत्र में रहो, हो सकते हैं पहाड़ी क्षेत्र में रहो। जो मैदान में रहते हैं वो सोचते हैं यार पहाड़ में घूमने जाना है, जो पहाड़ में रहते हैं सोचते हैं मैदान में जाना है घूमने।
तो अपोजिट चीजें हमें अट्रैक्ट करती है, ये तो हम जानते ही हो। इसी कारण कई तरह की मिट्टियां विकसित हुई हैं। जलवायु अलग है, अलग हर जगह का अलग अलग है, अलग अलग क्षेत्र में हम रहते हैं, तो उसी के कारण मिट्टियां भी अलग अलग प्रकार की हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा यह है, इस प्रकार का होता है जलोढ़ मृदा। ठीक है, जैसे एलुवियल सॉइल कहते हैं। यह भारत की सबसे महत्वपूर्ण विस्तृत रूप से फैली हुई मिट्टी है। सबसे ज्यादा यही मिलता है पूरे भारत में। ठीक है, उत्तरी मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, पूरा उत्तरी मैदान, उत्तर का जो उतना भी क्षेत्र है वो इसी मिट्टी से बना हुआ है। यह हिमालय की 3 मुख्य नदी सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा लाए गए निक्षेपों, जमा हुई मिट्टी से बनी है। ये कैसे बनी है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र से बहाकर लाई हुई मिट्टी से बनी है ये जलोढ़ मृदा, तभी इसका नाम जलोढ़ है, जल से लाई हुई मिट्टी। यह राजस्थान और गुजरात तक भी फैली हुई है। महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के पूर्वी तटीय मैदानों में और डेल्टा में भी जलोढ़ मिट्टी से बने हुए हैं। ठीक है, इसमें रेत, सिल्ट और मृतिका, क्ले अलग अलग अनुपात में पाए जाते हैं। नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर जाने पर मिट्टी के कणों का आकार बढ़ता जाता है। ठीक है, आयु के आधार पर ये 2 प्रकार की होती है जलोढ़। ठीक है, एक तो होता है बांगर, एक होता है खादर। बांगर से नाम मुझे एक सीमेंट का भी याद आ रहा है, बांगर सीमेंट सुना है ना आपने? बांगर क्या होता है? इसमें कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज्यादा होती है। ठीक है, और खादर में क्या होता है? इसमें बांगर की तुलना में ज्यादा महीन कण होते हैं, इसमें महीन कण थोड़े कम होते हैं, बांगर में मोटे कण ज्यादा होते हैं। यह बहुत उपजाऊ मानी जाती है। देखो, यह है खादर की और यह बांगर की मिट्टी, इस प्रकार होती है, आपकी आंखों के सामने है। अधिकतर जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, फास्फोरस, चूना भरपूर होता है, जिसमें गन्ना, चावल, गेहूं, अन्य अनाजों जैसे कि दलहनी फसलों के लिए यह उपयुक्त परिस्थिति होती है। अधिक उपजाऊपन के कारण इन क्षेत्रों में गहन कृषि होती है, जनसंख्या घनत्व भी अधिक है इसका। काली मिट्टी, ये जो मिट्टी देखे काले कलर की, इसे हम क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। इनका रंग काला होता है और इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। काली मिट्टी को रेगर भी कहते हैं। यह कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, इसीलिए काली कपास मृदा भी कहते हैं। क्योंकि इसमें कपास ज्यादा होती है तो इसे काली कपास मिट्टी भी कहते हैं। यह दक्कन पठार, बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भागों में पाई जाती है और लावा जनक सैलों से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लावा, जो लावा निकलता है ना, उनसे मानी गई है कि उनसे मिलकर बना है। महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठारों पर यह पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी, कृष्ण नदियों की घाटियों तक फैला हुआ है। काली मिट्टी बहुत महीन कण से यह बनती है और इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनका कण बहुत महीन होता है और ये पानी बहुत सोख सकती है, इसी कारण। ठीक है, कैल्शियम, इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम होता है, पोटाश और चूने जैसे पोषक तत्वों से ये भरपूर होती है, लेकिन इसमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है काली मिट्टी में। गर्म और शुष्क मौसम में इसमें गहरी दरारें पड़ जाती हैं, जिससे इसमें अच्छी तरह वायु मिश्रण होता है काली मिट्टी में। ठीक है, गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और इससे जोतना मुश्किल हो जाता है। अगर गीली कर दोगे एकदम चिपचिपी हो जाएगी, एकदम कहीं कहीं पर जाओगे तो तुम फंस जाओगे, आगे नहीं आ पाओगे। इसकी जुताई मानसून की पहली बौछार से शुरू कर दी जाती है। जब हल्की फुल्की स्टार्ट हुई तभी इसकी जुताई स्टार्ट कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं लाल और पीली मृदा। ये आपका रेड येलो सॉइल अंग्रेजी में बोलते हैं, लाल और पीली मिट्टी। दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित हुई है ये।
जहां पर कम बारिश होती है वहां पर ये हुई है। ठीक। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा मैदान के दक्षिण छोर पर, पश्चिमी घाट में, पहाड़ी तलहटी पर यह पाई जाती है, ये वाली मिट्टी। ठीक है। उसके साथ इसका रंग लाल रंग रवेदार आग्नेय रूपांतरित चट्टानों लौह धातु के प्रसार के कारण होता है, ये जो रंग है। ठीक है। इसका पीला रंग इनमें जल योजन पानी के कारण के होता है। अगला आता है लेटेराइट मिट्टी। ये क्या होती है लेटेराइट मिट्टी? देखो, लेटेराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से आया है, जिसका अर्थ है ईट। ये इसका मतलब क्या होता है? देखो, ये जो मिट्टी है ना, ये लेटेराइट मिट्टी उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय जलवायु के क्षेत्रों में आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक बांध के आने से बनती है। ठीक है। भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है, यानी पानी मिट्टी के पोषक तत्वों को नीचे ले जाते हैं। ठीक है। यह अधिकतर गहरी और अम्लीय होती है। अम्लीय होती है क्योंकि इसका पीएच मान 6 से कम होता है। इसमें आमतौर पर पौधे के पोषक तत्वों की कमी होती है। देखिए बारे पूरा बंजर टाइप लग रहा है। यह अधिकतर दक्षिणी राज्यों जैसे कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट क्षेत्रों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में और उत्तर पूर्वी प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक। यह पर्णपाती और सदाबहार वन में मिलते हैं, वहां इनमें पर्याप्त ह्यूमस होता है, लेकिन विरल वनस्पति और अर्धशुष्क पर्यावरण में ह्यूमस कम होते हैं। ठीक है। मृदा संरक्षण की सही तकनीकों से इन मिट्टियों पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफी उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? इनमें चाय कॉफी उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटेराइट मिट्टी काजू की फसलों के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। यहाँ पर काजू उगाई जाती है। अब हम बात करेंगे मरुस्थलीय मृदा के बारे में। देखिए, मरुस्थलीय मृदा या लाल, इसका जो रंग होता है लाल होता है और भूरा होता है। मरुस्थलीय बिल्कुल मरी हुई टाइप की मिट्टी, आमतौर पर रेतीली और लवणीय नमकीन होती है। कुछ क्षेत्रों में नमक इतना ज्यादा होता है कि इन झीलों से पानी वाष्पीकृत करके खाने नमक भी बनाया जा सकता है, इतना ज्यादा नमकीन होता है कहीं कहीं जगह का मिट्टी। ठीक है। शुष्क जलवायु और उच्च तापमान के कारण पानी के वाष्पीकरण की दर अधिक होती है और मिट्टी में ह्यूमस और नमी की मात्रा बहुत ज्यादा कम होती है। नमी होती ही नहीं है, ना के बराबर। मिट्टी की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है और नीचे की परतों में चूने के कंकड़ की परत पाई जाती है। इसके कारण मिट्टी में पानी का अंदर जाना रुक जाता है। चूने की परत पाई जाती है और मिट्टी अंदर जाती नहीं है, इसी वजह से पानी बहुत कम होता है इनमें। इस मिट्टी को सही तरीके से सिंचित करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है, जैसा कि पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है। वन मृदा, ये देखिए वन मृदा क्या होती है। ये मिट्टियां आमतौर पर पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, जहां पर्याप्त वर्षा वन नहीं होते हैं, पर्याप्त वर्षा वन होते हैं। ठीक है। इनके गठन पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार बदलाव आ जाता है। देखो जो मिट्टी होती है ना, इसमें देखो क्या होगा, थोड़े मोड़े पेड़ वेड़ के डालियां वगैरह ये सब होती हैं, वनों का हिस्सा जरूर होता है इसमें, इसीलिए ना वन मृदा कहते हैं। नदी घाटियों में ये मिट्टियां दोमट और सिल्टदार होती हैं, लेकिन ऊपरी ढालों पर इनके कण मोटे होते हैं। कण इनके कैसे होते हैं? मोटे होते हैं। हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों में इन मिट्टियों का बहुत अपरदन होता है। पहाड़ है ना, तो बरसात जब होती है तो मिट्टी कटती है और ये अम्लीय तथा ह्यूमस रहित होती है। इनमें एसिडिटी, जिनका जो पीएच मान है वो 6 से ऊपर रहता है। ठीक है। और ह्यूमस रहित रहती है, तो इनमें भरपूर नमी होती है। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों, खासकर नदी सोपानों और जलोढ़ पंखों में ये मिट्टियां उपजाऊ होती है, काफी उपजाऊ होती है ये मिट्टी। मृदा अपरदन और संरक्षण, हम देखो अभी जब मैं ये वीडियो डाल रहा हूं तो बरसात का सीजन चल रहा है और इस टाइम पे आप देखो बाढ़ बहुत आ रही होगी, हर जगह का घर गिर जा रहा होगा,
किसी के खेत कट 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 के नदी में मिल जा रहे होंगे। तो ये क्या है? मृदा अपरदन है। कैसे इसको बचा सकते हैं? मृदा अपरदन का मतलब है मिट्टी के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया मृदा अपरदन कहलाती है। मिट्टी बनने और अपरदन की क्रियाएं आमतौर पर साथ साथ चलती हैं और उनमें संतुलन होता है, लेकिन मानवीय गतिविधियों जैसे कि वनोन्मूलन वनोन्मूलन वन को काटना, अति पशुचारण करना, निर्माण करना, खनन करना, यह संतुलन बिगड़ जाता है और प्राकृतिक तत्व जैसे पवन, हिम नदी, जल भी मृदा अपरदन करते हैं। ज्यादा बरसात होगी, ज्यादा पानी आ जाएगी तो मृदा को वो काटेगी, इससे भी होता है। देखो, अपरदन के प्रकार और संबंधित शब्द। एक आता है अवनलिकाएं। ये क्या होता है? बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी वाले जमीन को काटते हुए गहरी नालियां बनाता है, जिन्हें हम अवनालिकाएं कहते हैं। जो बहता हुआ पानी है ना, वो चिकनी मिट्टी को काट देता है और एक नाली टाइप बना देता है, उसे क्या कहते हैं? अवनालिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अवनालिकाएं। नेक्स्ट आता है उन उत्खात भूमि, बेडलैंड। ऐसी भूमि जो अवनालिकाओं के कारण इतनी खराब हो जाती है, उसे जोतने योग्य नहीं रहती, उसको जुताई ही नहीं कर सकते, गहरी गहरी खाई रूप में बन चुकी है, तो जिसको हम जोत ही नहीं सकते, तो उसे हम कहते हैं बेडलैंड, उत्खात भूमि। खड्ड भूमि क्या होता है? चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को खड्ड भूमि कहा जाता है। चादर अपरदन की, यह क्या होता है? कई बार पानी विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मिट्टी घुलकर पानी के साथ साथ बह जाती है, इसीलिए इसको चादर अपरदन कहते हैं। ठीक है, अगला आता है वन अपरदन। पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मिट्टी को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया। मिट्टी हवा ने उसको उड़ा के ले गई ऊपर से, तो वो क्या कहलाती है? पवन अपरदन। कृषि के गलत ढंग से हल चलाने से भी मिट्टी का कटाव होता है। जैसे ढाल पर ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से नालियां बन जाती है, जिनसे बहता पानी आसानी से मिट्टी को काटता है। गलत तरीके से हल चलाओगे, जोतोगे, तो भी आपका मृदा अपरदन होगा। ठीक है, मृदा अपरदन के समाधान क्या हो सकते हैं? कुछ चित्र आपको देख रखा है। समोच्च जुताई। ठीक है, ये देखो कैसे जोत रखा है। ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं, समान ऊंचाई वाले बिंदुओं को जोड़ने वाले काल्पनिक रेखाएं, समानांतर हल चलाना। ठीक है, हल ऐसे चलाओ। ठीक है, इससे ढाल के साथ पानी की बहाव की गति कम हो जाती है। अगला आता है सीढ़ीदार खेती। ढाल वाली भूमि पर सीढ़ी बनाना। ठीक है, जैसे यहां दिख रहा होगा आपको चित्र में, सीढ़ीदार खेती कर रहे हैं। इससे मृदा का जो कटाव है वो कम होता है और ये पर्वतीय क्षेत्रों में ज्यादा होता है। ठीक है, पट्टी कृषि। बड़े खेतों को पट्टियों में बांटना, फसलों के बीच घास की पट्टी उगाना, ये हवाओं द्वारा पड़ने वाले बल को कम करती है। पट्टी खेती, ये देखिए, जहां क्षेत्र बहुत ज्यादा है तो वहां ये खेती बहुत बेस्ट होती है। रक्षक मेखला। पेड़ों को कतारों में लगाकर रक्षक मेखला बनाना। ठीक है, जैसे यहां दिख रहा होगा, अगर बहुत बड़ा है तो आप यहां पर पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है, ये रक्षक श्रृंखला सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। ठीक है, हवाओं की गति को कम करती है। पश्चिमी भारत में रेत के टीलों की स्थिर करने में इन रक्षक पट्टियों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। तो इस वीडियो में मैंने संसाधन के बारे में और इसके विकास के बारे में मैंने आपको डिटेल में समझाया, आसान परिभाषाओं की मदद से, आसान उदाहरणों की मदद से, एनिमेशन की मदद से। वीडियो पसंद जरूर आई होगी। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें, लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। ठीक है, कमेंट में अपना नाम लिखो और वीडियो आपने कितने लोगों को शेयर किया वो जरूर बताओ, तो मैं आपको पीडीएफ इसकी लिंक आपके कमेंट में जरूर दे दूंगा। ठीक है, वीडियो को प्लीज शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, और अगली वीडियो कौन सी है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें,
मैंने क्लास 10th की पूरी हर चीज, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हर चीज पढ़ा रखी है, चैनल पर जाके देख सकते हैं। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।